ये भी आने लगा मुझे अभी कुछ दिन मूवी की मुझे याद आ रहा है मैंने उसके बाद जो स्पाइस में मैरिजन था शायद वो शुरू किया था। तो चैप्टर नंबर था हमारे ग्रुप के हिसाब से 3 और 4। 3 में ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन थे, 4 में नॉन कल्चर था। हमने कॉमन कल्चर करके ये कहा था कि आप जो 3 के कुछ टॉपिक्स हमने इसलिए छोड़े थे कि कॉमन कल्चर की मदद से करेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोमेरिज्म। Isomerism and existence of different compounds with same molecular formula। यानी ऑर्गेनिक की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है कि एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस कंपाउंड को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अब जो आइसोमेरिज्म है जब उसका फॉर्मूला सेम है तो वो कंपाउंड डिफरेंट क्यों है, तो इसका मतलब है फॉर्मूला तो सेम है, कोई और चीज डिफरेंट होगी। तो कोई और चीज क्या है, तो दो बड़ी टाइप बनती है आइसोमेरिज्म की। एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो they have different structural form। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो टोटल 4 चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही नाम बोला है कि ये वो कंपाउंड होंगे जिनके फॉर्मूले सेम होंगे, चेन का शेप डिफरेंट होगा। फिर इसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर इसमें है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फिर इसमें है मैग्नेटिज्म। तो हम इन चारों की डेफिनेशन विद एग्जांपल बताएंगे ताकि समझ आए कि आप इसमें होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस लिहाज से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये वो पर्टिकुलर कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। फिर इनमें क्या फर्क है, उनमें कहा दे हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड structural formula, but they have different orientation of atoms in space। यानी ये वो कंपाउंड होंगे जिनमें फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम होगा। इस बात का फर्क होगा कि जो एटम कार्बन से लगे हुए हैं वो इस स्पेस में किस डायरेक्शन में है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, लेफ्ट कौन है, राइट। आमतौर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम ऑर्गेनिक में कम लिखते हैं, लेकिन इन कंपाउंड में पड़ता है। ये कौन से हैं ये हम बताएंगे। स्टीरियो की भी दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये है सारे जिनको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले तो अब हमने कहा जैसा कि नाम सुना है चेन आइसोमेरिज्म, ये वो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा मगर इनमें कार्बन की चेन जो पैरेंट चेन होती है उसका शेप डिफरेंट। तो क्या मतलब हुआ, दे हैव डिफरेंट शेप ऑफ कार्बन चेन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल से ये बताना कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम हो
मगर उनमें कार्बन की चेन डिफरेंट हो, हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। C4H10 है फॉर्मूला, हम इसे दो तरीकों से बना सकते हैं। एक, चार कार्बन स्ट्रेट चेन में, इस सूरत में इसका नाम होगा ब्यूटेन। इसीलिए इसे हम नॉर्मलाइजेशन के बाद पढ़ते हैं, हालांकि बुक में ये पहले है कि जब हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो नाम सबसे ज्यादा है। और दूसरा है ये, अब आप दोनों फॉर्मूलों में देख सकते हैं, इफ इसका भी फॉर्मूला C4H10 बन रहा है, चार कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें भी चार कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें कार्बन स्ट्रेट है, इसमें कार्बन ब्रांच है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसका नाम बना 2 इथाइल क्लोरीन। तो अब अगर कोई आपसे कहे इन दोनों को देखकर, तो आप कहेंगे सर ये ऐसे दो कंपाउंड है जिनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या फर्क है स्ट्रक्चर में? दोनों में कार्बन की चेन का शेप डिफरेंट है, इसलिए ये कहलाएंगे चेन आंसर। दूसरे नंबर पर आया पोजीशन आंसर। अब टेक्निकली हम ऐसे कंपाउंड्स का तस्करा करेंगे जिनका फॉर्मूला भी सेम होगा, जिनमें कार्बन की चेन का शेप भी सेम होगा, ताकि ये वाली कैटेगरी का कोई और चीज का फर्क। कोई और चीज क्या है? दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच to the same parent chain. पेरेंट चेन सेम है, और उस पेरेंट चेन के साथ जो ब्रांच लगी हुई है उसकी पोजीशन चेंज कर। तो अब इसकी एग्जांपल है ये C3H7Cl। मैं इस फॉर्मूले से एक कंपाउंड बनाऊंगा ऐसे, आपका काम है ये नोटिस करना कि फॉर्मूला C3H7Cl बनता है, इसका नाम बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन, और दूसरा बनेगा ऐसे, इसका नाम बनेगा बुक्यूक्लोरोप्रोपेन। अब दोबारा आप सवाल करें इन दो को देखकर, दोनों का फॉर्मूला सेम है, आज सवाल है दोनों में फॉर्मूला सेम है, उसका मतलब है कम से कम चेन का तो फर्क नहीं होगा, दोनों स्ट्रेट है। फर्क किसका है? स्ट्रेट चेन के साथ जो क्लोरीन ब्रांच लगी हुई है, एक में 1 करेंगे, एक में 2 करेंगे, इस केस को हम कहेंगे पोजीशन है। तीसरे नंबर ऑब्वियसली अब ऐसी बात करनी है कि फॉर्मूला भी सेम हो, चेन भी सेम हो, पोजीशन भी सेम, कोई और ही चीज का फर्क। तो हमने कहा वो फर्क है फंक्शनल। तो फंक्शनल के नाम से आए हैं, एक दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फिर कोई बात नहीं साथ में साबित कीजिए। हमने कहा यहाँ एग्जाम्पल है C2H6। अब मैं इस फॉर्मूले से दो कंपाउंड बना सकता हूँ, एक बनेगा CH3CH2OH, फॉर्मूला लिखने C2H6O बन रहा है, और ये कंपाउंड है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब कोई अल्कोहल, और इसी फॉर्मूले को आप ऐसे बना सकते हैं, ये है मीथोऑक्सी मीथेन, और ये है ईथर। चेक करके देख लें दोनों का फॉर्मूला सेम है। फर्क दोनों में क्या है? एक में अल्कोहलिक ग्रुप है, एक में ईथर, तो फंक्शनल ग्रुप का फर्क। तो इससे एक स्टेटमेंट बहुत सी होंगी ग्लैंस के लिए, अल्कोहल्स हैं और ईथर्स ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये एक एंड स्टेटमेंट होगी ग्लैंस के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, इसी तरह एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो ये तीन जोड़ी आप गई, ठीक है ना? एक हमने एग्जांपल ले ली, बात कैसे एक आप हुए। चौथी लाइन अपना नाम भी उसका अजीब सा है, उसके नाम को नहीं अंदाजा होगा कि क्या होगा। तीन आज में पोजीशन आज में फंक्शनल तो नाम से पता चला है, इसके नाम से नहीं पता चलता। तो ये कौन है? मेटा मेरिस्म।
अब ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उनमें कार्बन की चेन सेम, उनमें पोजीशन सेम, उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम। फिर अब क्या रह गया जो डिफरेंट होगा, तो ये है दे हैव डिफरेंट alkyl groups across the same multivalent atom। इसका क्या मतलब जो जिस स्टेटमेंट में हमने एग्जांपल देखेंगे कि समझ आता है। फॉर्मूला है C4H10O। इस कंपाउंड से ईथर बनाते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। पॉसिबिलिटी है हम दो कंपाउंड बना रहे हैं, दोनों ईथर है। C4H10O इसका भी फॉर्मूला है और C4H10O इसका भी। अब ये दोनों ईथर है, फंक्शनल ग्रुप सेम, दोनों स्टेट सेम है, चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। दोनों में अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन 1 है, पोजीशन में तो फिर दोनों अलग अलग है। तो अब क्या फर्क है, हमने कहा देखिए इसका नाम है मीथॉक्सी प्रोटीन और नीचे वाले का नाम है इथोऑक्सी इथीन। दोनों अलग अलग कंपाउंड में डिफरेंस हमारी आंखों के सामने है कि ऑक्सीजन का एटम है मल्टीवैलेंट एटम, ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी में चला है और उसके आसपास हमें टोटल 4 कार्बन डिस्ट्रीब्यूट करने थे। हमने दो पैटर्न से किए, एक में एक कार्बन एक तरफ, 3 कार्बन एक तरफ, और एक में दोनों तरफ 2 कार्बन। तो इसका मतलब है जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन या अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ वो चेंज करके बाकी सब उससे। तो ये कहलाते हैं मेटामर्स और फिनोमिना मेटामर्स। ये हो गए स्ट्रक्चर, फिर आसान नजर आ रहा था। ये है वो इस फॉर्मूला की सेम स्ट्रक्चर की सेम। फिर क्या समझ, हमने कहा अपने जो फर्ज है वो इस बात का है कि एटम से ऊपर वाली है या नीचे। तो अजीब सी बात इससे क्या फर्क पड़ता है, हम बताएंगे जो बात की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, पहली बात इसकी शर्त है हर कंपाउंड ये नहीं दिखाता, कुछ खास किस्म के कंपाउंड दिखाते हैं। तो वो कौन है, ये है एग्जिबिटेड बाय अनसैचुरेटेड, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड, यानी मोस्टली एल्कीन्स। मसलन एग्जांपल से बताते हैं, एक एल्कीन है 2,3 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन। जब आप इसका स्ट्रक्चर आम तरीके से बनाते हैं तो ऐसे। अब हम ना चेन चेंज करेंगे, ना पोजीशन चेंज करेंगे, ना अल्काइल ग्रुप चेंज करेंगे, ना फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे, इसका मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो फिर इसके दो आइसोमर कैसे बन जाएंगे, इतना नया वाला जीवो बनता है। हम कहते हैं इस कंपाउंड को आप बनाएंगे, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ H स्ट्रक्चर। तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके साथ हर कार्बन के साथ एक CH3 और एक Br ऐसे बना सकता हूँ। यही स्ट्रक्चर ऐसा हमने कहा इसका, इसको बनाने का एक और तरीका है और वो ये है। तो हमें क्या करते हैं, हम ऐसा से भी फल जाएंगे। यहाँ वो भी नीचे थे और ये बगल भी होती है, इसी का होगा नाम देंगे आप IUPAC 2,3 डायग्राम। हमने कहा नहीं, जब आपको ये टॉपिक सिखा दिया है तो अगर ये कंपाउंड नाम देने के लिए आया तो उसका नाम 3 डायग्राम ठीक नहीं होगा, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग। एक ही कंपाउंड है, हमने कहा एक नहीं है, क्या फर्क है। पहली बात तो ये समझते हैं डबल बॉन्ड है, इसलिए ये एटम अपनी जगह बदल नहीं सकते, वरना सिंगल बॉन्ड में एटम घूम जाते हैं। तो ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर चली गई, तो सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड में ये वाला काम नहीं। डबल बॉन्ड में एटम रोटेट नहीं कर सकता, जब रोटेट नहीं कर सकता तो अब ये घूमी अगर नीचे है तो ऊपर नहीं कर सकता। तो ये जो ऊपर वाला है ये अलग कंपाउंड है, ये अलग। मगर दोनों में फर्क क्या है, हमने कहा फर्क ये है कि जहां दोनों ब्रोमीन एक साइड पर आना है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है। यहाँ दोनों प्रोटीन अपोजिट साइड में एक दूसरे को तंग नहीं करते, तो ये कंपाउंड स्टेबल है। अब आप कहें दोनों एक ही है तो बचना ये जो अनस्टेबल है, ये स्टेबल तो इसका मतलब एक तो नहीं बना, दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया। तो जब ग्रुप सेम साइड पर हो उसे हम कहते हैं सिस आइसोमर, और जिसमें अपोजिट साइड पर हो उसमें कहते हैं ट्रांस। और ये स्टेबल होता है रिलेटिवली, और ये अनस्टेबल होता है। ये दोनों में फर्क है, बाकी सारे कंसेप्ट ज्योमेट्रिक में सिर्फ हमें ये बताना है सिस और ट्रांस का एक एग्जांपल दैट्स इसकी कोई मेजॉरिटी है। अब दूसरा काम था ऑप्टिकल। तो स्टीरियो जिसमें हमने ये बात कही कि स्ट्रक्चर भी सेम, फॉर्मूला भी सेम, और सिर्फ इस बात का फर्क है कि एटम क्या ओरिएंटेशन करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले की तो कहानी होगी, क्या सिंगल बॉन्ड वाले भी स्टीरियो में दिखाते हैं? दिखाते हैं, वो कहलाता है ऑप्टिकल। अब वो उसकी क्या शर्त होती है? उसकी बहुत ही बड़ी शर्त है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वो कंपाउंड दिखा सकते हैं जिसमें एक कंडीशन पूरी हुई है, वो क्या है? एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स containing at least one chiral carbon। चिरल कार्बन है या स्टीरियो कार्बन? स्टीरियो कार्बन, इसका दूसरा नाम है चिरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। टोटल चार नाम हो गया। चिरल कार्बन या स्टीरियो कार्बन, चिरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। ये होता क्या है? तो ये होता है चिरल कार्बन और स्टीरियो कार्बन, ये सेंटर इज कार्बन एटम bonded to four different atoms or group of atoms। हमें ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढने हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन ऐसा हो जिसने अपनी चार वैलेंसी पूरी करने के लिए चार अलग अलग चीजों को यूज किया हो। अगर उसने दो बॉन्ड एक ही चीज के साथ बना दिए तो फिर वो स्टीरियो कार्बन नहीं है। इसका मतलब है हर कंपाउंड में तो फिर ये नहीं होगा, ढूंढने पड़ेंगे ना। अब मिसाल के तौर पे जो डबल बॉन्डेड वाले थे मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया, मैं इसको जो ज्योमेट्री होता है ऑप्टिकल लिखता क्यों? जब दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे तो इसका मतलब उन्होंने चार में से दो वैलेंस आपस में शेयर कर ली। हमने तो कहा था चारों अलग अलग से करना, तो जिसमें भी डबल बॉन्ड होगा वो तो स्टीरियो हो ही नहीं सकता। तो स्टीरियो होने की पहली शर्त है कि सिंगल बॉन्ड हो, और दूसरी शर्त है कि उसके बाद आप देखिए कि उसने जो चार सिंगल बॉन्ड बनाए हैं वो चारों अलग अलग चीजों के साथ होने चाहिए। तो उसकी सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ये बात। इसको हम एल्डिहाइड में डिमेसल एल्डिहाइड कहते हैं। अब इसमें टोटल तीन था। फर्स्ट कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है इसलिए वो स्टीरियो हो नहीं सकता, आउट। सेकंड कार्बन के फॉर्मूले में नजर आ रहा है CH2 यानी दो हाइड्रोजन आयन है, ये भी आउट हो गया। तो अब बचा सिर्फ बीच वाला। और से देखिए किस कार्बन ने अपने चार बॉन्ड कैसे बनाए हैं? एक OH के साथ, एक H के साथ, दोनों अलग अलग, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो चारों जाने उसके अलग अलग चीजें हैं। तो ये कार्बन स्टीरियो है। अब ये शर्त पूरी हो गई तो करेगा क्या? हमने कहा इसमें इस बात की इंपॉर्टेंस होगी कि स्टीरियो कार्बन के साथ जो लगे हैं ग्रुप उनकी ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज कर दें। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं जैसे आपके सामने बना हुआ है, और इसकी दूसरी शक्ल या इसका ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे होगा। आप और से देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्टीरियो कार्बन में जो चीजें लगी थी उनको रिवर्स कर दिया। इसको कहते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसको कहते हैं एल ग्लिसरॉल। सवाल ये पैदा हुआ कि इधर फर्क क्या पड़ा इस बात से? क्या आपने सिर्फ यूं बोल दिया इधर समझ में आया आपने कहा ये स्टेबल या अनस्टेबल, लेकिन इधर क्या फर्क पड़ा? वो फर्क भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
ये दोनों अलग अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? तो फिजिक्स में एक डेफिनेशन मैट्रिक में भी पढ़ी गई थी, इंटर में भी पढ़ी गई थी, बस वो डेफिनेशन आगे नहीं बढ़ा दो। वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नॉर्मल लाइट हर प्लेन पे वाइब्रेट करती है, नॉर्मल लाइट भी अनपोलराइज। उसके लिए हम कहते हैं लाइट वाई एक्सिस पे भी वाइब्रेट करती है, एक्स एक्सिस पे भी वाइब्रेट करती है और जेड एक्सिस पे। जब हम इस लाइट को जब खास किस्म के क्रिस्टल में से गुजारते हैं, तो क्रिस्टल में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो इसके सिर्फ एक प्लेन को पास करते हैं, बाकियों को ब्लॉक करते हैं। तो सपोज लाइट जब उस क्रिस्टल से गुजरी तो सिर्फ उसका वाई एक्सिस वाला प्लेन बच गया, बाकी सब रुक गए। तो ये लाइट कहलाती है पोलराइज। ये तो फिजिक्स वालों की कहानी, हमारी कहानी इसके बाद शुरू। अगर आपके पास पोलराइज लाइट हो जो सिर्फ एक प्लेन पर आ है, और आप उसे ऐसे कंपाउंड जिसमें स्टीरियो कार्बन है उनके सॉल्यूशंस में से गुजारें, तो आप क्या देखेंगे कि इनमें से एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक डायरेक्शन में मोड़ेगा, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में मोड़ेगा, बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट एटम्स। तो ये प्रॉपर्टी में फर्क आ गया। तो जो राइट साइड पे मोड़ता है उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। डी इज फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे होता है, और ये लेवोरोटेटरी है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे। ये कहलाती है ऑप्टिकल है। तो इसका मतलब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें सिर्फ ये पता हो सिस्टर्स क्या होते हैं और डेक्स्ट्रो और लेवो क्या होते हैं, दैट्स इट। इसकी कंप्लीमेंट्री। तो ये पूरा क्वेश्चन जो इस था हमारा, इसकी डिटेल ये थी कि चैप्टर 3 में डेफिनेशन की आइसोमेरिज्म की, और फिर चैप्टर 5 में ये पूरा टॉपिक मैंने सारा कवर कर दिया एक ही दफा। अब चैप्टर नंबर 3 में जो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर था, उसमें रह गई सिर्फ एक बात, जिसका ताल्लुक फॉस्फेट ग्रुप से है। वो करके हम फिर चैप्टर 5 करेंगे। ये है होमोलोगस सीरीज। इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स with same function, जिसका फंक्शन सेम हो वो कंपाउंड्स एक वो सीरीज कहलाते हैं। मसलन OH ग्रुप अल्कोहल होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, ये सारे कहलाएंगे होमोलॉग्स, एक ही होमोलॉग सीरीज में। और दूसरा तरीका है, अगर मैं इसकी एग्जांपल बता रहा हूं आपके सामने, इथेनॉल CH3OH, इथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। तो अब आप इन तीनों एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम। पर क्या है, पर इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन की चेन है उसमें हर दफा एक CH2 बढ़ जाता है। तो इनको डिफाइन करने का दूसरा तरीका हुआ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच टू consecutive members differ by CH2 group in their structure। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो जो नॉर्मल प्लेसेस थे 14-15 दूसरे ग्रुप पढ़े थे, दे वर ऑल होमोलोगस। इनका जो प्रॉपर नाम है वो होमोलोगस। तो एक ही होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उनकी बहुत सारी बातें सेम होंगी, उन्हें पढ़ने में आसानी है। तो वो क्या हमने बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले सारे होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का सेम जनरल रिप्रेजेंटेशन है। हम इसे नॉर्मल इसके बाद बताते रहे। हम तमाम एल्कीन्स को RH लिखते हैं, हम तमाम अल्काइल हैलाइड्स को
आर एक्स लिखते हैं, हम तमाम अल्कोहल्स को आर ओ एच लिखते हैं। तो सारी होमोलोगस सीरीज का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह सारी होमोलोगस सीरीज का एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अल्कीन्स का CnH2n+2, अल्कीन्स का CnH2n, अल्काइन्स का CnH2n-। फिर चूंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, और हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप पर केमिकल की कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से इन सब की सेम केमिकल रिएक्शंस एंड सेम मेथड्स ऑफ रिएक्शन, ये वो बात है जो आगे आती है, क्योंकि आगे हमें अब जिन सब के नॉर्मल लेक्चर पढ़े थे उन सबके मेथड्स ऑफ रिएक्शन और रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें अल्कोहल का चैप्टर मिलेगा, तो अगर हमने ये पढ़ लिया कि मिथनॉल को कैसे बनाते हैं या मिथनॉल कैसे रिएक्शन करता है, तो ये सारे अल्कोहल्स की हमें हर एक का अलग अलग पढ़ने की जरूरत है। किसी एक अल्कोहल का पढ़ लें तो वैसे ही रिएक्शन बाद में दिखाते हैं, बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो जब होमोलोगस सीरीज की सारी बातें सेम है, तो यार कुछ तो फर्क होगा जब ये CH2 चेंज हो रहा है। तो ये हिस्सा जिसमें CH2 बढ़ रहा है, इसका कारण है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चूंकि कंसेक्यूटिव मेंबर्स में एक एक करके कार्बन बढ़ रहे हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर वेरिएशन होता है, रेगुलर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी increases and solubility in water decreases with increase in carbon atoms। जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में कार्बन बढ़ाते जाए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होती है। इसका मतलब है जब मैं मिथनॉल से प्रोपेनॉल आ रहा हूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 में। और हमारा नाम कैसे हुआ कर चुके थे। अब सही मायने में वो हिस्सा है जिसको आप कहते हैं कोर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें उसके रिएक्शन वगैरह हैं। चैप्टर 5 का फिर 5 से पहले तो हमने कर लिया है, लेकिन चैप्टर 5 में बेसिकली दिस इज हाइड्रोकार्बन्स। इसमें टोटल 5 टॉपिक थे, एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन और आइसोमेरेस। आइसोमेरेस हमने कर लिया, इतना बाकी के 4 टॉपिक थे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऑर्गेनिक compounds composed of carbon and hydrogen। तो इन इसकी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ये है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके हमने 2 हिस्से किए। एक कहलाता है सैचुरेटेड और एक कहलाता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो है वो है जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो इसकी एग्जाम्पल हुई अल्कीन और साइक्लो अल्कीन। जबकि अनसैचुरेटेड है एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। तो इसमें है एग्जाम्पल अल्कीन और अल्काइन।
एक further classification on the basis of structure, on the basis of carbon chain shape. अब इन्हें इन दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है प्रोटीन चेन, जिसको हम एसाइक्लिक या एलिफैटिक कहते हैं, और दूसरी कहलाती है क्लोज चेन, जिसको हम साइक्लिक या रिंग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही पता है प्रोटीन चेन का मतलब जिसमें कार्बन की चेन में स्ट्रेट या ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया हुआ हो, लेकिन कोई साइक्लिक चेन और इसमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना हुआ। तो इसकी दो बनती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में एक एग्जांपल हो गई, चार कार्बन स्ट्रेट, तो ये हो गया ब्यूटेन, और ब्रांच में ये हो गई एक ब्रांच बना दी, तो ये हो गया 2 ओके। जो साइक्लिक और रिंग वाले हैं उनकी दो बनती हैं, एक कहलाती है एरोफैटिक और एक कहलाती है एलिसाइक्लिक। वो जो एरोफैटिक है वो साइक्लिक एरोफैटिक के लिए इसने काम किया था। ओके, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में एल्कीन भी आ गया, एल्कीन भी अल्काइन भी, बेंजीन किसी में नहीं आया, तो वो आ गया। तो एरोमेटिक में at least one benzene ring is present, और जो एलिसाइक्लिक है नो बेंजीन रिंग। साइक्लिक तो होंगे लेकिन बेंजीन नहीं ला पाएंगे। ये इंट्रो हुआ। अब सबसे पहली चीज इस चैप्टर में जो हम पढ़ना चाहेंगे वो है एल्कीन। सो एल्कीन्स में पहली बात इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक से लेके 4 कार्बन तक जो एल्कीन है, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, वो गैस है। 5 से लेके 17 कार्बन तक लिक्विड है, और 18 से कन्वर्ट वैक्स लाइक सॉलिड। ये किसके लिए है? एल्केन्स। अब साइक्लोएल्केन्स शुरू ही 3 कार्बन से होता है, साइक्लोप्रोपेन से, मीथेन ईथेन तो होता नहीं है। तो उसके लिए हमने कहा C3 and C4 वाले गैस हैं, एंड हायर मेंबर्स यानी C5 टू ऑनवर्ड वो लिक्विड है। याद रहे साइक्लिक चेन्स में 17-18 तक की बात नहीं पहुंचती, इतने बड़े बड़े साइकिल नहीं है। तो साइक्लिक चेन में ज्यादा 10 या 12 कार्बन तक का साइक्लोडेकेन या साइक्लोडोडेकेन बन जाए तो बन जाए, उससे ज्यादा बड़े लिखते ही नहीं, तो वहां तक ही लिक्विड है, तो सॉलिड की नॉर्मल। तो ये किसके लिए है? ये है साइक्लो एल्कीन्स। फिर एक दूसरी बात है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, और boiling point and melting point of straight chain hydrocarbons are greater than branch
चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर ऐसे जिनमें कार्बन स्ट्रेट चेन हो उसके बारे का डिमांड ज्यादा होते हैं, ब्रांच चेन वाले और साइक्लिक भी कम। फिर इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम इथेन की जानना से, उसमें हमें ये बताना है कि कार्बन is sp3 hybridized। अल्कीन जो भी हो, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन हाइड्रोजन जितने भी कार्बन होंगे सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल और एंगल होता है 109.5। ठीक हो गया। इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, दो कार्बन आपस में मिलते हैं, वो sp3 ओवरलैपिंग से बनता है। और जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो sp3s ओवरलैपिंग से। ये बात है। कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 डिग्री। अल्कीन्स पैराफिन कहलाता है, यानी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे कम रिएक्शन। तो अब इनके हिस्से में हमने इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक लिखा। हाँ, रिएक्शन रखे हैं, अब चूंकि पैराफिन है तो रिएक्शन भी बहुत कम होता है, तो सिर्फ एक ही रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, इसमें आपने कहा अल्कीन्स आर कॉल्ड पैराफिन। पैरा का मतलब होता है लेस, और फिर निकला है एफिनिटी से। So they are showing less affinity towards reaction। वो एक ही रिएक्शन है और वो है हैलोजिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इन अल्केन। अल्केन का हाइड्रोजन हटाकर इसमें है। इन रिएक्शंस की नल रिएक्शन ये बनती है कि कोई भी अल्कीन किसी भी हैलोजन से मिले तो उसके हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगता है, और वो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो उसके हैलोजन के साथ साइड। इस तरह एल्कीन अल्काइल हैलाइड में है। इस रिएक्शन की सबसे जरूरी शर्त है सल्फाइड। बगैर सल्फाइड की रिएक्शन नहीं है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल बनाएं तो मीथेन और टिलुमीन सबसे कॉमन, सनलाइट या यूवी लाइट। तो एक हाइड्रोजन बना CH3Cl बना, और अपने का रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, और एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उनकी जगह क्लोरीन करता है। तो हमें ये चार चीजें मिली, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्रा। तो ये सरप्राइजिंग चीज है कि होता है। तो ऑर्गेनिक का रूल ये है कि अगर कोई रिएक्शन में कोई ऐसी बात हो रही हो जो नॉर्मल के खिलाफ है, नॉर्मली नहीं होनी चाहिए और हो रही है, तो हम उसका रीजन ढूंढते हैं और उसके लिए हम रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं। तो ये नॉर्मल बात है कि सब्स्टिट्यूशन रुकी क्यों नहीं है, इतने बार 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 होती है, तो हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म कहलाता है फ्री रेडिकल। तो अब ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म,
रेडिकल कहते हैं ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जिसमें कम से कम एक नन पेयर है। जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें जाहिर सी बात है जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ती हैं, अपने बॉन्ड बनाती हैं कुछ, और हमारे यहाँ सारे कोवलेंट हैं। फर्स्ट करें एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेगा ऑर्गेनिक में, और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुई है। डॉट इसका इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस इसका है, दोनों ने शेयर करके पेयर था। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये दो तरीकों से टूट सकते हैं। एक तरीका यह है कि दोनों शराफत से अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, शराबी इंसाफ। और एक है जुल्म कि एक एटम दोनों के इलेक्ट्रॉन लेकर बात करें, यही दो तरीके। इसको कहते हैं होमोलाइटिक फिशन और इसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। इसके नतीजे में बनता है रेडिकल और इसके नतीजे में बनते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इसकी लेकिन तभी हमने रेडिकल यूज किया। उसकी रेडिकल का कैरेक्टर के तीन स्टेप। पहला स्टेप कहलाता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में मॉलिक्यूल स्प्लिट टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स, और आमतौर पर ये होता है ड्यू टू यूवी लाइट और सनलाइट। तो अब क्लोरीन के दो एटम थे, सनलाइट की वजह से उनके दरमियान बॉन्ड टूटा और दोनों, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जब एक दफा रेडिकल बन गया और सेकंड स्टेप है प्रोपोगेशन, जिसका मतलब है कि रेडिकल मॉलिक्यूल पर हमला करेगा और रेडिकल बन जाएगा मॉलिक्यूल, न्यू मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बन जाएगा न्यू रेडिकल। यानी अगर क्लोरीन रेडिकल मीथेन पर हमला करे तो क्लोरीन HCl बना लेगा और मीथेन बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल अगर क्लोरीन पर हमला करे बनाएगा CCl और क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल बनते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, ये काम खत्म होगा कैसे? टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन फर्स्ट स्टेप का ऑपोजिट है। दो रेडिकल्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब अगर CH3 रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल मिल जाए मॉलिक्यूल बन गया। दो क्लोरीन रेडिकल मिल जाए तो मॉलिक्यूल बन गया। मिथाइल और मिथाइल रेडिकल मिल जाए तो CH3 CH3 इथेन। तो ये तीन स्टेप्स में ये मैकेनिज्म कंप्लीट। एल्कीन्स में हमारे पास यही कार्य है। एल्कीन को डिटेल करें तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, सेम स्टाइल हमने कहा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी insoluble in water है, और boiling point, melting point increases with increase in carbon atoms। इसका पहला मेंबर मीथेन है और उसका स्ट्रक्चर, अब ईथीन में each carbon is sp2 orbitals। और sp3 ना है, sp2 शेप हो गया प्लेनर ट्राइगोनल, और एंगल हो गया 120।
अब खास बात याद रखने के लिए है कि मीथेन में ये तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा में लाएंगे, और कार्बन और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक, तो टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा और एक कार्बन। तो ये जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.34 सिंगल बॉन्ड वाली की थी 1.54, डबल बॉन्ड है तो दोनों और करीब आ गए। के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बना है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड sp2s ओवरलैपिंग से बना है, और कार्बन कार्बन पाई pp लेटरल ओवरलैपिंग से। इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, दो रिएक्शन है। पहला कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकाल, तो अगर वाटर रिमूव करें अल्कोहल में से कोई भी अल्कोहल लेकर अगर हम उसमें से वाटर निकालते हैं तो वो एल्कीन, वो तो नहीं निकलेगा, तो हमें इस्तेमाल करना होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिहाइड्रेटेड है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है और हम इसके साथ डिहाइड्रेशन करें, इस कार्बन से OH लें, इस कार्बन से H लें, ये बन जाएगा ईथीन। ठीक हो गई बात। दूसरा रिएक्शन भी इसी तरह है, और वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ OH का और बराबर से H लिखा है, अब इसके अंदर हुआ ये कि हमारे पास एक तरफ हेलोजन होगा एक तरफ हाइड्रोजन, और ये दोनों निकलेंगे कुछ बड़ा बड़ा, तो कैसे निकलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल की मौजूदगी में इस्तेमाल करें, पोटेशियम क्लोरीन से मिलकर बनाएगा KCl, OH से मिलकर बनाएगा वाटर, और ये बन गया। तो दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन है एक ही अंदाज के हैं, एक में हम वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं, एक में हम डिहाइड्रो हेलो का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन। तो ये दो तरीके जिससे एल्कीन बनते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होने की वजह से एल्कीन रिएक्टिव है, तो इनकी रिएक्टिविटी alkenes are more reactive than alkenes due to carbon, और इनके रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहला रिएक्शन है एडिशन
ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप कहते हैं रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन। तो अल्कीन्स हाइड्रोजन को ऐड करके बनाते हैं अल्कीन्स। बड़ा आसान है, इथीन से इथेन, प्रोटीन से प्रोपेन, प्रोटीन से ब्यूटेन था। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है, जो नीकेल हो सकता है, प्लाटियम हो सकता है या प्लाटियम, तीनों में से जो चाहे हो सकता है। थोड़ा सा दूसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एच टू ऐड हुआ है, इसका बल्कि में एक्स टू ऐड और बनेगा विसिनल डाई डाइलाइट। मतलब इसमें दो हाइड्रोजन, मिश्रण का मतलब दोनों हाइड्रोजन नेबरिंग कार्बन स्ट्रक्चर एडजेसेंट कार्बन, एक ही कार्बन पे दोनों नहीं। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बनाऊं तो ये है इथीन, क्लोरीन ऐड करें तो डबल बॉन्ड खत्म हुआ, एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ, एक क्लोरीन, ये है विसिनल डाई, क्योंकि दोनों पे एक है। इसको हम नाम देंगे तो वन टू डाई क्लोरीन। अब इसमें खास बात, सारे हाइड्रोजन ऐड होते हैं, कोई तेज कोई स्लो, वो ये हमें पता हो। एडिशन में सबसे फास्ट क्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और सबसे स्लो आयोडीन। ये ऑर्डर हमारी मतलब, अच्छा ये दोनों एडिशन एक तरह की खास बात ये है कि होमोन्यूक्लियस है, यानी हमने जिस मॉलिक्यूल को ऐड किया है उसके दोनों आइटम एक ही से, दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन। अब जो हम कर रहे हैं वो हेटेरोन्यूक्लियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, इसको आप कहते हैं एचएक्स। तो इसमें अगर हम कहें कि एल्कीन में किसी एचएक्स को ऐड करें तो ये बनता है अल्कहाल। यानी अगर आपके पास है पर्सनल में एथीन और आप उसमें सीएल ऐड करें तो बनेगा। यहाँ पर भी ऑर्डर में याद करना है या उल्टा, एचएक्स सबसे स्लो ऐड होता है, एचसीएल दूसरे नंबर पर, एचबीआर तीसरे नंबर, सबसे फास्ट भेजा है। इसमें एक और इशू है, अगर हम यही रिएक्शन प्रोटीन के साथ करें तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक के साथ हाइड्रोजन लगाना है, एक के साथ क्लोरीन। अगर किसके साथ, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगाऊंगा तो साथ क्लोरीन लगाऊंगा तो प्रोडक्ट होगा टू क्लोरोप्रोपेन। इधर क्लोरीन लगा तो ये वन क्लोरोप्रोपेन, तो मतलब चलेगी कौन सा प्रोडक्ट होता है। इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनी ऑक्सीजन। मार्कोनी ऑक्सीजन ये कहता है कि जब आप किसी चीज को ऐड करें तो नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां लगाइए जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो HCl में नेगेटिव क्लोरीन है, वो इन दोनों में से उस कार्बन से रहेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बनेगा दिस इज टू ग्लो। सेम रूल हम अप्लाई करेंगे चौथे एडिशन पर भी, जो जरूरत पड़ेगी, और वो है एडिशन ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। सेम थिंग है, अगर मैं अल्कोहल में वाटर ऐड करूं, ये रहा रिएक्शन, अल्कोहल में से वाटर निकाल दिया था तो अल्कीन बन गया। अब अल्कीन में वाटर ऐड कर दूंगा तो वापस अल्कोहल बन जाए, तो ये उस रिएक्शन का रिवर्स है। इसके लिए हमें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इथीन में वाटर ऐड करूँ तो वापस इथेनॉल बन जाए। ये चार एडिशन सिंपल है।
अब थोड़ा कट का एक रिएक्शन है नंबर 5, तो कहलाता है इको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर हम किसी भी इथीन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं in the presence of per एसिटिक एसिड, तो डबल बॉन्ड खत्म होता है और एक ऑक्सीजन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है डबल बॉन्ड के साथ, तो इसको कहते हैं इको ऑक्साइड। खास बात, पर एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड को हमें पता है, पर एसिटिक एसिड होता है CH3 C डबल OH, यानी बेसिकली C ट्रिपल OH। वो CH3 C डबल OH होता था, ये CH3 C ट्रिपल OH होता है, कहते हैं पर एसिटिक एसिड। आखिरी रिएक्शन कहलाता है ओजोनोलाइसिस, दैट इज रिएक्शन विद ओजोन। तो अगर हम किसी भी एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से करवाएं, दैट इज O3, तो पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है ओजोनाइड, जो जिंक से रिएक्शन करके टूटता है और बनाता है एल्डिहाइड्स, या कीटोन, डिपेंड करता है आपके पास एल्कीन कौन सा। तो अगर फर्स्ट लीजिए मैं रिएक्शन लाऊं इथीन के साथ, ओजोन ने रिएक्शन किया, ये जो ओजोनाइड है ये ऐसा होगा, दिस इज ओजोनाइड। ये फिर टूट कर जिंक से रिएक्शन करेगा, जिंक में से एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बनाएगा और ये बनेंगे मीथाइल, 2 moles of methanol, that is an aldehyde। एल्कीन्स की रिएक्शन के होता है, तो अब एल्कीन्स का पूरा हिस्सा सोचता है, दो मेथड ऑफ रिएक्शन है और चेन रिएक्शंस है। अल्का एल्केन की सिर्फ एक रिएक्शन था, यहाँ दो मेथड ऑफ रिएक्शन और चेन रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्काइन भी तकरीबन ऐसा ही है, बस डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड आता है। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन और बढ़ा दूं, उसकी अलग से इंपॉर्टेंस है, वो है एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। जब हम किसी एल्कीन में ब्रोमीन और वाटर का रिएक्शन करवाते हैं, तो डबल बॉन्ड टूटता है और उसके साथ एक कार्बन पे ब्रोमीन और एक पे OH लगता है और साइड में घूमता है इसलिए। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ब्रोमीन वाटर is orange in color and it decolorize due to this reaction। तो इस रिएक्शन की वजह से हम एल्कीन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी फर्स्ट एल्कीन कोई आपको दो टेस्ट ट्यूब दे दे, दोनों में लिक्विड है, तो इसमें से एक तो एल्केन है एक तो एल्कीन है, बताओ उसको डबल बॉन्ड अलग थोड़ी का। हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर वाला ब्रोमीन सॉल्यूशन प्रॉपर होगा, एक ड्रॉप पेपर डालना, एक ड्रॉप जिसमें एल्केन होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमारा ऑरेंज सॉल्यूशन अंदर जाकर ऑरेंज पड़ा रहेगा। लेकिन जिसमें एल्कीन होगा उसमें वो रिएक्शन करेगा और ऑरेंज कलर गायब है, तो जिसमें ऑरेंज कलर गायब हो गया इसका मतलब है, ये इसका सिंपल कैरेक्टर टेस्ट है। अच्छा, अब है केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन्स। इसका स्ट्रक्चर, इसका पहला नंबर है इथाइन, तो अगर हम उससे बात बनाएं तो बनेगी each carbon is sp hybridized, shape is linear और angle is 180। तो अगर हम इथाइन बनाएं, कैसे बताएं? अब ये लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन दे रहा है सिग्मा,
और कार्बन और कार्बन के अंदर एक सिग्मा है और दो पाई। इसलिए टोटल 3 सिग्मा हुए और 2 पाई। 3 सिग्मा एंड 2 पाई। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.20 डिग्री है। इसमें भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp वाला कैसे बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड sps वाला कैसे बनेगा। और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड pp लेटरल वाला तीनों के शेप्स की भी हाइलाइट्स हो गई। इसका इसके भी दो प्रिपरेशन के तरीके हैं हमारे सिलेबस में। पहला कहलाता है डी हाइड्रो एलोजिनेशन और विसिनल डाइहाइड्रो। थोड़ी सी मिलती जुलती बात है। एल्कीन में भी आपके लिए रिएक्शन क्या डिहाइड्रो एलोजिनेशन, उसमें चूंकि आपको डबल बॉन्ड चाहिए था तो आपने अल्काइल हैलाइड यूज करके इसमें एक हाइड्रोजन। इसमें चूंकि ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो आप दो कंपाउंड यूज करें, इसमें दो हाइड्रोजन। तो ये है विसिनल डाइहाइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल की मौजूदगी में। तो 2px बनेगा, 2 वाटर बनेगा और इथाइल। दूसरा रिएक्शन है डी हैलोजिनेशन और टेट्रा हैलो अल्कीन। तो अब डी हैलोजिनेशन का मतलब सिर्फ हैलोजन निकालता है। तो जो कंपाउंड हम लेकर आ रहे हैं उसमें 4 हैलोजन लगे होंगे शायद। तो जब ये चार अलग करने हैं तो उसके लिए जिंक इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनाता है जिंक हैलाइड और साथ में बन जाता है। अब खास बात ये है कि इसे रीजन जरूर है, मुझे समझानी है, लेकिन असल में हेडेक और नाम याद कर सकते हैं। यानी आपको ये याद रखना है डीहाइड्रोजनेशन और टेट्राहाइड्रोजन से अल्काइल बनता है, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी वहां लिखनी है आपको तो ऐसी चीज है। इसके रिएक्शन ऑलमोस्ट वही है जो अल्कीन्स है। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में सेम कहानी, एडिशन और हाइड्रोजन, जिसको आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कहा है। तो इसको ये है कि अगर हम अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करें निकेल या प्लाटिनम या प्लाटियम की मौजूदगी में, तो ये बनाता है अल्कीन। और फिर अगर हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें सेम निकेल प्लाटियम या प्लाटिनम की मौजूदगी में, तो ये बनाता है अल्कीन। तो इस तरह ये तीनों एक दूसरे में एंटर कर सकते हो इस रिएक्शन में। हेलोजेंस दूसरा रिएक्शन वहां भी था, एडिशन ऑफ हेलोजन, यहाँ भी यही है। तो अगर मेरे पास है, फर्स्ट कर लीजिए अल्काइन, और मैं कोई भी हेलोजन ऐड करूं, तो पहले स्टेप में डबल ट्रिपल बॉन्ड में से एक खत्म हुआ और दो हेलोजन लगेंगे। और दूसरे स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और चार। अब इसमें खास बात ये है कि जो बड़ा हाइड्रोजन है आयोडीन, वो ये काम नहीं करता, क्योंकि चार बड़े बड़े आयोडीन इसके साथ दो कार्बन के आसपास से बने नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ हम कहते हैं हाइड्रोजन के तौर पर फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। तीसरा रिएक्शन यहाँ भी होगा एडिशन ऑफ एचएस। तो अगर मेरे पास है फर्स्ट पहले इथाइन और मैं HCl ऐड करूं, पहला रिएक्शन तो ये हो गया। फिर अगर इसी में दूसरा रिएक्शन
कर दूं तो ये प्रॉब्लम आएगी कि एक्स किसके साथ और फिर y किसके साथ, वो भी मार्कोनी को फुल रहेगा, फिर वही उस कार्बन से लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इस तरह हमें ये मिलेगा। फिर इसका बहुत अहम रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा इस पैटर्न से हट कर नहीं सीखना कि अगर मैं इथाइन में वाटर ऐड करूं, पहली बार आई नीड मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट सेपरेशन। तो फर्स्ट स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड खत्म डबल बॉन्ड आया, एक कार्बन के साथ H और एक के साथ OH, इसको हम कहते हैं इथेनॉल, और ये अनस्टेबल कार्बन रहता नहीं कार्बन। तो ये आपस में इसके एटम इंटरनली रीअरेंज होते हैं, तो ये ऐसे वेव का निशान है, इसका मतलब होगा मॉलिक्यूलर रीअरेंज। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा, वहाँ तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इस तरह ये बन जाएगा इथानल। तो इथाइन से इथानल एल्डिहाइड बनता। अगर फर्स्ट यहाँ मैं प्रोपाइन यूज करता तो उससे बनता कीटोन, प्रोपाइन। इक्वेशन जरा में ये आ गया, इथाइन से इथानल, प्रोपाइन से प्रोपाइन, ये इसके चारों एडिशन रिएक्शंस हो गए। इसमें इको ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं है, अलबत्ता ओजोन लाइसिस का रिएक्शन है। तो 5वें नंबर पर हम इस पे भी करें ओजोन लाइसिस। तो किसी भी अल्काइन में अगर ओजोन मिले तो सीधा पहले बनाएगा ओजोनाइट। ओजोनाइट को फिर हम जिंक के साथ भी मिला सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाएं तो ये बनाता है ये। इसको हम कहते हैं इथेन डाई, और इसका दूसरा नाम है ग्लाय। अब एल्काइन का एक स्पेशल हिस्सा है और वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन। ऐसे अल्काइन जिनका ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर होता है, वो जिस हाइड्रोजन से लगे होते हैं वो एसिडिक होता है, यानी अगर मेरे पास है इथाइन, इथाइन में जो दोनों हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से लगे हैं ट्रिपल बॉन्ड बना। तो जब आप इस कंपाउंड को पानी पे डालते हैं तो इनके हाइड्रोजन एसिड्स की तरह अलग हो जाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं इथाइन इज एसिडिक। अच्छा, अब खास बात ये है कि सिर्फ वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जब मैंने प्रोपाइन लिया तो ये जो CH3 के साथ हाइड्रोजन है ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन पानी में आया होगा ये पता, लेकिन जब पानी में जाएगा तो ऐसे मिलेगा। तो इससे सिर्फ एक एक्सलेस मिलेगा। अब कॉमन सेंस बताइए कि अगर मैं आपके सामने 2 ब्यूटाइल लिख दूं तो इससे कितने हाइड्रोजन पानी में जाएंगे? एक भी नहीं, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोजन लगेगी, तो इसका मतलब है ये एसिडिक नहीं है। और मैसेज क्या आया समझ में कि सिर्फ वो अल्काइन एसिडिक होंगे जिनका ट्रिपल बॉन्ड होने पर होगा। इसीलिए उनको कहा है टर्मिनल। तो ये जो टर्मिनल अल्काइंस हैं अपने एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन तो इसके देख लिए हमने, अब इसके दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक है
कॉपर के साथ, तो अगर मेरे पास है इथाइन और मैं इसका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो ये बनाएगा कॉपर एसिटाइड और इसकी रेड क्यूबिक। यही काम सिल्वर के साथ होता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरह अमोनिया की मौजूदगी में तो सिल्वर एसिटाइड और ये वाइट पिगमेंट। तो इन दोनों रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इसे लैब में कराएं तो हमें इनका रिजल्ट नजर आए, तो इसे हम अल्काइंस की, जैसे वहां ब्रोमीन वाटर डिक्लेराइज होता था तो अल्कीन का टेस्ट था, ये अल्काइन का टेस्ट था। तो अब ये चीज हमारी हो गई अल्केन एल्कीन अल्काइंस। तो जो इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है वो है बेंजीन। तो अब वो बेंजीन वाले को हम फिर कल आराम से करते हैं। और अगर आप के साथ दूसरे लिए आ रहे तो आपको भी फायदा हो जाएगा। और एक काम ये है कि मैंने मिला था आपके पास है कि आप एड वाली बुक होती है, हो गई। तो उसमें इस चैप्टर के 60 क्वेश्चंस थे ऐसे। उधर ट्राई करें, मैं अपने तौर पर एक वर्कशीट भी बनाऊंगा ताकि हम जहाँ भी कुछ सवाल देंगे पता चले कि सवाल कैसे रहा। सीधी 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 बनी तो रिएक्शन पर अगर सवाल आता है तो कैसे पूछते हैं, वो यही करता। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि कल हम मैथिली का छोटा सा जो है वो कवर करें और इसके बाद जो चैप्टर है रिवाइवल राइट्स एंड माइंड्स वो करें। तो क्या वहाँ से होता है तो फिर हम ये सब चीजें, ठीक है।